यहां पर आपको बताते चले, मेडिकल की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत मामले में नया मोड़ सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद में इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन हिंसा की आशंका से पूरी तरह इनकार नहीं किया गया है, जिससे परिजनों के आरोपों को बल मिला है। छात्रा के शव का पोस्टमार्टम 3 दिन पहले पटना में कराया गया था, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया था। हालांकि छात्रा की मौत को लेकर शुरू से ही परिजन यौन हिंसा का आरोप लगाते रहे। हालांकि पुलिस और प्रशासन पहले इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे थे। घटना के बाद पटना के एसएसपी ने भी ये कहते हुए यौन शोषण की आशंका को खारिज किया था कि प्रथम दृष्टया ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नए तथ्यों ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में पुलिस ने अब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। छात्रा की मौत कैसे हुई, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसका खुलासा आने वाले दिनों में जांच के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, शव को रख करके यहाँ पर खूब प्रदर्शन करते हुए लोग दिखाई दिए। छात्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बात सामने आई है वो भी आइए आपको बता देते हैं। छात्रा की मौत के 5वें दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया और रिपोर्ट में दरिंदगी की बात कही जा रही है। रिपोर्ट में रेप की बात से इनकार नहीं किया गया है। शरीर पर खरोच, जख्म के कई निशान और नशे की सुई देने की बात कही जा रही है। अंतिम निष्कर्ष के लिए अब एम्स में रिपोर्ट दिया जाएगा। तो आपको बताते चलें, छात्रा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है, जहां पर यौन हिंसा की बात से इनकार नहीं किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अब देखिए, छात्रा के साथ यौन हिंसा हुई थी, इस बात से इनकार रिपोर्ट में नहीं किया गया है। फिलहाल इस मामले में क्या नया अपडेट है शैलेंद्र? हाँ बिल्कुल, देखिए, जब पुलिस की जब जांच रिपोर्ट आई, जब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है, तब एक बड़ा सवाल उठने लगा कि आखिर मेडिकल रिपोर्ट के पहले पुलिस ने इस तरीके से कैसे बयान दिया था। पुलिस का जो शुरुआती बयान है, यदि वो बयान को हम सुने तो पूरे इस मामले पर लिपापोती की भी कोशिश कहीं न कहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन जब अब रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, उसके बाद अब सियासत बढ़ गई है। कल पप्पू यादव जहानाबाद गए थे और आज प्रशांत किशोर जहानाबाद जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है। और देखिए, जिस तरीके से जो कार्रवाई शुरुआती दौर में हुई है, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर शुरुआती दौर में ही पुलिस ने कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया। और मेडिकल जांच रिपोर्ट के पहले पुलिस ने जो बयान दिया वो इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे पुलिस की तरफ से आई, ये एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है। जो हॉस्टल संचालक है उस पर भी कार्रवाई हुई है, अन्य लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो पुलिस के द्वारा कब तक किया जाता है। जी शैलेंद्र, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस आखिर क्यों बात छिपाती रही, सही बात सामने क्यों नहीं लाई? क्या पुलिस पर किसी तरीके का दबाव था? क्या पुलिस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी? देखिए, शुरुआती दौर में बिना जांच के जो बयान आया सामने, वो कहीं ना कहीं असमंजस वाली स्थिति थी। लोग भी समझते थे आखिर इस घटना के पीछे सच्चाई क्या है। लोगों को पुलिस के बात पर कुछ लोगों को भरोसा भी हो रहा था कि हो सकता है कि यह मामला यौन हिंसा का न हो। लेकिन अब जब जांच रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि यौन हिंसा की बात को नकारा नहीं जा सकता है, तो अब लोग भी तमाम लोग ये मान रहे हैं कि ये जो आरोप लगाए गए थे, जो बलात्कार और अन्य चीजों की बातें कही गई थी, उन बातों में हकीकत है। और अब उसी कदम की ओर आगे बढ़ के जो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी, क्योंकि ये राजधानी पटना की घटना है और बाहर की घटना नहीं है। राजधानी में इस तरीके के जब मामले आते हैं और उस पर शुरुआती दौर में जब पुलिस के द्वारा लिपापोती करने की कोशिश की जाती हो, तो एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। जी शैलेंद्र, एक बयान दिया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, एक छात्रा खुद नींद की गोलियों की एडिक्ट थी और शायद उसका ये साइड इफेक्ट था। बिल्कुल, इन्हीं बयानों को लेकर के सवाल उठ रहा है और यही कारण है कि इस पूरे मामले पर बिहार में सियासत भी हो रही है। और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार के तरफ से बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं पुलिस की तरफ से, लेकिन राजधानी पटना में इस तरीके की घटना घटती है, तो इसमें एक बड़ा सवाल उठता है। और खैर, इस पूरे मामले पर अब पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई भी की गई है। पुलिस के द्वारा जो हॉस्टल संचालक हैं उन पर कार्रवाई की गई है, उसके अलावा अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मामले में
कब पुलिस खुलासा करती है और जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी और उस पर कार्रवाई कब होती है। जी शैलेंद्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से बयान दिया गया या पुलिस अभी भी बचती हुई दिखाई दे रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से पुलिस के द्वारा एक बयान भी जारी किया गया, एक प्रेस रिलीज जारी किया और उस प्रेस रिलीज में पूरी कार्रवाई की बात कही गई है और उसमें यह भी जिक्र किया गया है कि यौन हिंसा की बात से इनकार नहीं की जा सकती है। तो कहीं न कहीं पुलिस ने भी अब मान लिया है कि जो आरोप लोग लगा रहे थे और जो बातें लोगों के द्वारा की जा रही थी उन बातों में सच्चाई है और उसी के आधार पर अब आगे पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए शैलेंद्र। देखिए, नीट छात्रा मामले में एम्स की रिपोर्ट का अब इंतजार है। पटना पुलिस का गैर जिम्मेदाराना बयान। पुलिस के अधिकारियों ने कहा सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की बातों से इनकार भी नहीं किया गया। पुलिस की जांच अब जहानाबाद में भी। जहानाबाद से पटना जिस दिन लड़की पहुंची थी, पुलिस ने सीसीटीवी जांच की। फिलहाल पुलिस बयान देने से परहेज कर रही है। एम्स की रिपोर्ट के बाद पुलिस बयान दे पाएगी। ज्यादा जानकारियों के लिए न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, एम्स की रिपोर्ट का अब इंतजार है सभी को। पटना पुलिस का गैर जिम्मेदाराना बयान और पुलिस के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया था कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले में? जी, जिस तरह से ये मामला आया था और पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे, एएसपी और एसएसपी ने इस तरह का बयान दिया था कि मेडिकल सेक्सुअली असॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके बाद इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और जांच का दायरा बढ़ गया है। जो जहानाबाद से लड़की जिस दिन आई थी उस सीसीटीवी को पटना जंक्शन पे जांच किया गया और जांच अब जहानाबाद तरफ भी चली गई है और पुलिस के जो अधिकारी हैं अब इस पूरे मामले पे बयान देने से परहेज कर रहे हैं। वो उस रिपोर्ट का इंतजार करेंगे जो अब एम्स के पास रिपोर्ट गई है। एम्स से क्या रिपोर्ट आता है ये देखने वाली बातें होंगी, क्योंकि अब जो फाइनली रिपोर्ट अभी तक आई है उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की बातों से इनकार नहीं किया गया है। और पुलिस ने जिस तरह से पहला गैर जिम्मेदार रूप से बयान दिया था, जो पुलिस के वरीय अधिकारी थे, उनके बयानों पर पूरी तरह से सवाल खड़े होते हैं। और अब जो है स्थिति है कि पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है, चाहे जांच पटना की हो और चाहे जांच जहानाबाद की हो। मामले को पूरी तरह से जांचा परखा जा रहा है और जब एम्स की रिपोर्ट आएगी तभी जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कुछ इस पर कुछ बताने में समर्थ हो सकेंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए धर्मेंद्र। आइए अब आपको बताते हैं कि नीट की छात्रा के साथ कब कब क्या हुआ। देखिए, 5 जनवरी की बात कर लें तो यहां पर घर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल लौटी 17 साल की छात्रा और उसके बाद 6 जनवरी को रात में खाना खाया और कमरे में सोने के लिए चली गई। 7 जनवरी को कमरे में बेहोशी की हालत में वो छात्रा मिली और 7 से 10 जनवरी के बीच में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रही। इसके बाद 11 जनवरी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। 12 जनवरी को छात्रा का पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम में यौन हमले की पुष्टि नहीं हुई। 13 जनवरी को फिर शव के साथ कारगिल चौक पर प्रदर्शन हुआ, खूब नारेबाजी हुई। इसके बाद 6 नामजद और 150 अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया गया। इसके बाद 13 जनवरी के दिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर पथराव का मामला भी सामने आया। तो इस तरीके से ये घटनाक्रम और इसको लेकर देखिए जो विवाद है भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये मामला तूल पकड़ रहा है। अब पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे गोपालगंज की। गोपालगंज से खबर सामने आ रही है, छेड़खानी के विरोध पर छात्रा की पिटाई की गई। छात्रा ने गोरखपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों ने कुचायकोट थाने का घेराव किया। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। कुचायकोट थाने के मौजे खजूरी में ये घटना हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद, यहाँ पर छात्रा ने देखिए गोरखपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों ने अब घेराव करना शुरू कर दिया है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। ये पूरा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के खजूरी गांव का है, जहां पर स्नातक की छात्रा के साथ छेड़खानी की गई और इसका विरोध करने पर छात्रा और उसकी भाभी की बेरहमी से पिटाई की गई। इस दौरान छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई और उसका इलाज गोरखपुर के अस्पताल में चल रहा था। और ये पूरी घटना 1 जनवरी की बताई जा रही है, लेकिन बीते 15 दिनों में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। यही वजह है कि छात्रा की जब मौत हो गई तो परिवार वाले आक्रोशित हो गए और पुलिस की कार्यशैली पर
सवाल उठाते हुए 100 को थाने के बाहर रख दिया और जमकर हंगामा भी किया। इस पूरे मामले में पुलिस के वरीय अधिकारियों से भी परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाई, लेकिन वरीय अधिकारियों ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। यही वजह है कि परिजन आक्रोशित हो गए और थाने का घेराव कर हंगामा कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबर सुपौल से, जहां प्रतापगंज थाना क्षेत्र स्थित सरदार टोला में यहां पर शराब पकड़ने गई मद्य निषेध टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में महिला एएसआई घायल हो गई, जिनका इलाज रेफरल अस्पताल सिमराही में कराया गया। इस घटना के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मद्य निषेध विभाग के अवर निरीक्षक सिंह के आवेदन पर मामला दर्ज हुआ है। दरअसल उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि श्रीपुर पंचायत के निवासी योगिंदर सरदार अपने घर में अवैध रूप से शराब की बिक्री करता है। सूचना की सत्यता की जांच के लिए जैसे ही पुलिस टीम योगिंदर सरदार के घर पहुंची, उसी समय घर से 2 व्यक्ति बाहर निकलने लग गए। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम योगिंदर सरदार और दूसरा व्यक्ति त्रिवेणीगंज निवासी रोहित कुमार बताया। जब पुलिस ने उन्हें बताया कि शराब बिक्री की सूचना मिली है और घर की तलाशी ली जाएगी, तो दोनों व्यक्ति उग्र हो गए, गाली गलौज करने लग गए और इसी दौरान आसपास के करीब 25 से 30 अज्ञात महिला और पुरुष लाठी डंडे से लैस होकर के मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया। हमले को देखते हुए पुलिस टीम पीछे हटने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से भी हमला कर दिया। तो एक बार फिर से यहां पर पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। यहां पर शराब की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम पहुंची वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए। शराब पकड़ने के लिए गई मद्य निषेध टीम और उसके बाद ग्रामीणों ने साथ देते हुए उन आरोपियों पर, उन अपराधियों पर यहां पर साथ देने के लिए पुलिस की टीम पर ही पत्थरबाजी करने लग गए। पुलिस की टीम पर के मारपीट कर लगे, छोड़िए सब मारलकै सबटा। अच्छा, यह गांव के मारलकै। जे पुलिसनी के साथ मारपीट भेले, वो पुलिसनी सब कतऽ आयल रहे? दारू के चक्कर में आयल रहे। ककरा कतऽ? जोगिंदर सरदार कतऽ आयल रहे। दारू के चक्कर? हाँ, तो दारू नहीं मिलले, बच्चा बेहोश भए गेलै, तो सबटा कहलकै ओकरा पकड़ हमर बच्चा मरल जाइ छै, तो वएह सब दौड़लै। उ एले दारू के अथी में छापामारी करे ले, तो एले ने जोगिंदर सरदार कते, तो एले ठीक छै। तो एगो बच्चा छै, उ भए गेलै बेमार, करहस भए गेलै, तो ई सब लगले जेना कहलकै पुलिस के अथी पकड़ बच्चा बेमार भए गेलै, पकड़ गाड़ि दी मरि गेलै से कहे लगलै। तो वही में से पुलिस लगले भागे ले, ठीक छै भागे लगले, तो इहो सब लगले खेदारे। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, यहाँ पर एक बार फिर से पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया है, वो भी जानलेवा, और ऐसे में बताया जा रहा है कि एक सब इंस्पेक्टर महिला जो थी वो घायल हो गई हैं। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, फिलहाल इस मामले में क्या है? देखिए, प्रतापगंज में पुलिस को सूचना मिली थी कि देसी शराब बनाई जा रही योगिंदर सरदार के घर में, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने वहां पर जाकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जैसे ही टीम वहां पहुंची है और पुलिस टीम पर वहां के स्थानीय जो लोग थे, योगिंदर सरदार और उसके कुछ सहयोगी, उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें एक अंजलि कुमारी नाम की सब इंस्पेक्टर है जिनको सर में चोट आई है और कुछ पुलिस कर्मियों की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। और इस घटना में अभी तक पुलिस उत्पाद विभाग ने 6 से 7 लोगों को अरेस्ट किया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया है कि किस तरीके से शराब तस्करी से जुड़े लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और पुलिस की टीम पर भी वो हमला करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हर बार एक नई यात्रा से बिहार की सियासत की सूरत बदलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से एक बार फिर नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और इस यात्रा को समृद्धि यात्रा नाम दिया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पश्चिमी चंपारण से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहले चरण की यात्रा में नीतीश कुमार 8 दिन में 9 जिलों का दौरा करेंगे और 24 जनवरी को वैशाली जिले में यात्रा के साथ पहला चरण संपन्न करेंगे। तो पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद ये उनकी पहली राज्यव्यापी यात्रा है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर ये 16वीं यात्रा है उनकी। सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले प्रगति यात्रा की थी, जिसमें 400 से ज्यादा परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। बेतिया में आज सीएम नीतीश कुमार करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, जिसमें 153 करोड़ की 125 योजना का शिलान्यास और 29 करोड़ की 36 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है।
सीएम नीतीश कुमार आज कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा आज से शुरू हो रही है। बेतिया से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। भविष्य की योजनाओं को गति देंगे सीएम नीतीश कुमार। जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी करने वाले हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सीएम का खास तौर पर फोकस रहने वाला है। जीविका दीदियों से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और साथ ही साथ आपको बता दें कि परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। चलिए बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची की। झारखंड हाईकोर्ट में आज ईडी की याचिका पर सुनवाई होगी। एयरपोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग। मनी लॉन्ड्रिंग आरोपी यहां पर संतोष कुमार से जुड़ा हुआ मामला है। ईडी अधिकारियों पर मारपीट के आरोप का यह मामला है। पूछताछ के दौरान अभद्र भाषा के आरोप, शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी। जांच के सिलसिले में पुलिस ईडी कार्यालय पहुंची थी। ईडी ने शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। यानी कि ये जो मामला है अब देखिए कोर्ट तक पहुंच चुका है। ईडी पुलिस की लड़ाई हाईकोर्ट तक आ चुकी है। इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। बताते चले आपको, आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले को लेकर। दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की गई है। आज ईडी की याचिका पर सुनवाई। एयरपोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संतोष कुमार जिन्होंने ये पूरा मामला दर्ज कराया है, ईडी अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं मारपीट करने का, दबाव बनाने का। पूछताछ के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। अब देखिए शिकायत के आधार पर यह एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच के सिलसिले में पुलिस ईडी कार्यालय पहुंची थी। ईडी ने शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। झारखंड हाईकोर्ट में आज एक अहम मामले की सुनवाई होने जा रही है। यह मामला केंद्रीय एजेंसी ईडी बनाम राज्य की पुलिस से जुड़ा है। पूरा मामला दरअसल रांची के एयरपोर्ट थाने में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें ईडी के 2 अधिकारियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह प्राथमिकी दर्ज कराई है मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार की ओर से। और पूरा मामला पेयजल स्वच्छता विभाग के 23 करोड़ रुपए के गबन से जुड़ा है। इस मामले में संतोष को झारखंड हाईकोर्ट में आज एक अहम मामले की सुनवाई होने जा रही है। यह मामला केंद्रीय एजेंसी ईडी बनाम राज्य की पुलिस से जुड़ा है। पूरा मामला दरअसल रांची के एयरपोर्ट थाने में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें ईडी के 2 अधिकारियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह प्राथमिकी दर्ज कराई है मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार की ओर से। और पूरा मामला पेयजल स्वच्छता विभाग के 23 करोड़ रुपए के गबन से जुड़ा है। इस मामले में संतोष कुमार ने ईडी के 2 अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान मारपीट के आरोप लगाए हैं और उसी को लेकर एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कल गुरुवार को रांची पुलिस इस मामले में जांच को लेकर ईडी कार्यालय पहुंची थी। और वहां पर ईडी कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने कई दस्तावेजों को खंगाला भी, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि ईडी में कई संवेदनशील मामलों में उसके डॉक्यूमेंट रखे हैं जिसको नुकसान पहुंच सकता है रांची पुलिस की ओर से। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कल का वाकया हुआ उसको लेकर के ईडी के अधिकारियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और शीघ्र सुनवाई की मांग की गई है, जिसको लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और ईडी की ओर से भी पक्ष रखा जाना है और राज्य की पुलिस भी अपना पक्ष रखेगी। अब ऐसे में देखना है कि झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले के दौरान क्या कुछ आदेश निकलकर सामने आ पाता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बड़ी खबर पटना के दानापुर से, जहां एक बार फिर से पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हुआ है। पैर में गोली लगने के बाद में कुख्यात नीतीश कुमार को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। ये जो घटना है मनेर थाना क्षेत्र की है। पुलिस की टीम 84 गांव में अपराधी नीतीश को पकड़ने के लिए पहुंची हुई थी, जहां उसने थानाध्यक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई और अपराधी को घायल कर दिया। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 पिस्टल बरामद किया गया है। साथ ही उसने पूछताछ में अपने 3 साथियों का भी नाम बताया है। इन्हीं अपराधियों ने पिछले दिन पटना में बाइक सवार स्वर्ण व्यवसायी को घेर कर गोली मार दी थी। पूर्व में कुछ दिन पहले, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एक जो सोना व्यवसायी थे उनके साथ लूटपाट की घटना का एक असफल प्रयास 3 अभियुक्तों द्वारा किया गया था, जिसमें जो शूटर था नीतीश। और चूंकि उस दिन व्यवसायी भागने में सफल रहे थे, अपनी जान बचाने में सफल रहे,
हालांकि उनके हाथ में इनके द्वारा गोलियां चला दी गई थी और उनके हाथ में एक गोली भी लगी थी और काफ़ी समय से इन लोगों की पुलिस को तलाश थी और साथ ही साथ इसमें अन्य एजेंसियों की भी मदद ली जा रही थी। तो आज इनकी गिरफ्तारी की गई थी और जो जिस हथियार से सोना व्यवसायी पर इन लोगों के द्वारा गोली चलाई गई थी उसको रिकवर करने के लिए पंडित थाना क्षेत्र के रतन टोला स्थित घाट पर इनको लाया गया था और इनके द्वारा पुलिस को देखकर यहाँ भागने की कोशिश की गई। जो हथियार छुपाए गए थे पिस्टल और कट्टा उनसे बैक फायर पुलिस पे किया गया और पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल वे में फायरिंग की गई और इसमें एक गोली इसके जो अपराधी है पैर में लगी है और अभी ये खतरे से बाहर है। इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। देखिए, बिहार में अगले 2 दिनों बाद फिर से ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के भी पूर्वानुमान जारी किया है। राज्य में औसतन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन 2 दिनों बाद न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है। कल से राज्य के अधिकांश जिलों में पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक देते ही ठंड में बढ़ोतरी होगी। वहीं 20 और 21 जनवरी को कई इलाकों में बारिश के भी अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश करने के साथ ही एक बार फिर से ठंड में बढ़ोतरी होने वाली है, तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। यानी बिहार में 20 और 21 जनवरी को कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है और इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। यानी कल ही राज्य के अधिकांश जिलों में पश्चिमी विक्षोभ जो है दस्तक देने वाला है और उसके बाद जहां ठंड में बढ़ोतरी होगी, इसके साथ साथ आकाश में बादल भी छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। फिलहाल राज्य में जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 20 जिलों में 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है और राज्य का जो औसतम जो न्यूनतम तापमान है वो अगर कहा जाए तो 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यानी 2 दिनों से फिलहाल लोग राहत महसूस कर रहे थे, धूप भी निकली हुई है, लेकिन कनकनी और सिहरन से परेशानी फिर से बढ़ने लगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में